अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर के अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक में पाकिस्तान और कतर की सालसी ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को जंग की जानिब पलटने से रोक कर अमन की राह पर डाल दिया है। नाज़रीन, दोनों ममालिक की सालिसी में ईरान और अमरीका ने अमन के लिए रोड मैप और कई अहम निकात पर इत्तफाक कर लिया है। पाकिस्तान और कतर की जानिब से पीर को जारी मुश्तरका एलामिया कहता है कि मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के तरीक़ाकार, 60 रोज़ में माहदे के रोड मैप, जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक फ्रेमवर्क, लबनान में कशीदगी कम करने के लिए राब्ता सेल और अबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए खुसूसी राब्ता लाइन पर इत्तफाक कर लिया गया है। नाज़रीन, ये जो मुफाहमती याददाश्त है, इसके मुताबिक सालिसी की सियासी निगरानी करने के लिए एक आला सतह की कमेटी बनाई जाएगी जिसे मुज़ाकरातकार बाकायदगी से होने वाली पेशरफ्त से आगाह रखेंगे, जबकि मुफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद के लिए एक खुसूसी ग्रुप जो है वो भी तश्कील दिया जाएगा। ये उन 18 घंटों के तवील मुज़ाकरात का समर है जिसकी बुनियाद इस्लामाबाद में रखी गई थी, और ये समर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बायस हाथ से निकलने को था कि पाकिस्तान और कतर ने सूरत हाल संभाल ली। ये जो डेड लॉक है, इसके खात्मे में पाकिस्तान ने तेहरान से रब्ता किया और उनके मुज़ाकरात की मेज़ तक वापसी को यकीनी बनाया गया, और अब कल ईरानी सदर पाकिस्तान के इसी किरदार पर शुक्रिया अदा करने के लिए इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को अमरीकी कैसे देखते हैं, और क्या अमरीकी इन डायलॉग को ट्रंप के हाथों में एक ट्रॉफी मान रहे हैं, और क्या लबनान पर इसराइली हटधर्मी पर अमरीकियों की राय बन रही है, ये जानेंगे। मारूफ ताजिर हैं, पाकिस्तानी निजाद रिपब्लिकन रहनुमा है साजिद तारड़ साहब, यूएस से हमारे साथ एडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। उनसे बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला तारड़ साहब। अच्छा तारड़ साहब, ये फरमा दीजिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से बात एक बार फिर बिगड़ चुकी थी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने सिचुएशन को बमुश्किल संभाला, ईरान को समझाया, लेकिन ये ट्रंप जो हैं, इस किस्म के बयानात का ख़तरा तो उनकी तरफ से आइंदा भी रहेगा। तो ये डायलॉग तो फिर बार बार ऐसा लगता है कि मुतासिर होंगे, या आपको लगता है कि नहीं, अभी कल और आज जो हुआ उसके बाद ट्रंप एहतियात करेंगे? कोई कह सकता है कि मैं इसका शुरू इस तरीके से करना चाहूंगा कि इस मुआहदे के जो 3 पार्टिसिपेंट थे, 2 पार्टियां और एक होस्ट, उनके अल्फाज से शुरू करना चाहूंगा। कल हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने, उनके अल्फाज थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान कामयाब हुआ है, ये उनके अल्फाज थे। जेडी वैंस ने कहा कि वेरी वेरी गुड फाउंडेशन, ये अल जजीरा के जरिए रिपोर्ट की गई। और ईरान की तरफ से उनके जो डेलीगेशन है, उन्होंने कहा इनकरेजिंग टॉक्स। अब आते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो ये ट्वीट आते हैं, ये क्या है? दर हकीकत मैं पिछले 3 इलेक्शनों में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्रैवल भी करता रहा हूं और ऑफिशियल कैपेसिटी में काम भी करता रहा हूं। अगर देखा जाए, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाए, उनकी किताबें पढ़ी जाए, आर्ट ऑफ द डील और इन सारी चीजें, वो अपना मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट करते हैं फाइनल डेज के अंदर। ये बिल्कुल वो अपनी ट्रेड डील्स भी इसी तरह करते थे, लेकिन इस दफा एज ए सियासी बैसीत सदर वो किस किस्म के हालात से गुजरे हैं, मैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनेवा से वापस गए तो इजराइल का ज़ायनिस्ट लॉबी का मैक्सिमम प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर मौजूद था। जो ही वापस आते गए तो जितने हाकिश उनके साथी थे, जिनके ऊपर एपैक ने $127 मिलियन 2024 के इलेक्शन में यहां खर्चा किया था, वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया इजराइल के बिहाफ पर। अब उसमें कौन थे? उसमें उनके मार्क लेविन, बहुत बड़ा मीडिया का नाम है, उसके टेड क्रूज थे, बहुत सीनियर जो सेनेटर है, सेनेटर कैसिडी, सेनेटर कैनेडी, और फिर टॉम कॉटन, ये सारे हाकिश सेनेटर हैं। और उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया कि ये डील जो है, ये डील अच्छी नहीं है। अल्टीमेटली उसके ऊपर फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पास्चरिंग करनी थी, क्योंकि इलेक्शन नवंबर में है। डोनाल्ड ट्रंप साहब, यहां पे ये ज़हन में जरूर रखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनकी पार्टी ने नवंबर में यहां पे इलेक्शन लड़ना है। ये इलेक्शन मिडिल ईस्ट का नहीं है, अमेरिका का है। उन्होंने अपने अवाम को भी खुश करना है। ये इसी चीज पर जी कीजिए। मैं आखिरी चीज ये ऐड करना चाहूंगा, ये दुनिया की वाहिद, मैं समझता हूं, ऐसी जंग है, इसको तीनों पार्टियों ने जीतना है। ईरान को भी इसमें से फतह चाहिए। इजराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है, वहां पे बीबी नेतन्याहू को भी पास्चरिंग करनी है, उसने भी अपने अवाम को खुश करना है। तो दर हकीकत जिसका भी जोर सोशल मीडिया पे ज्यादा होगा, वो ये जंग जीते। बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, सबकी कोशिश यही है कि जंग वही जीते। लेकिन अमरीकी ज़ाहिर मिड टर्म इलेक्शंस का खुद आपने जिक्र कर दिया, वो ईरान अमरीका डायलॉग पर क्या राय रखते हैं, ये मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूंगी। हमारे साथ साजिद तारड़ साहब नाज़रीन मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। हमारे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम उनसे बात कर रहे थे। रिपब्लिकन रहनुमा हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, ब्रेक में आपने वेट किया। साजिद साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि पहले हम आपसे जब बात हुई जंग के दौरान ये पूछते रहे कि अमरीकी जो हैं वो इस जंग पर क्या राय रखते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ईरान अमरीका ये जो डायलॉग हो रहे हैं आज स्विट्जरलैंड के अंदर, इस पर अमरीकियों की राय क्या है? क्या वो इसे ट्रंप के हाथों में एक विनिंग ट्रॉफी समझते हैं तारड़ साहब? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीते कैसे, और मैं उस कंपेयर में बिल्कुल उनके साथ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे। अमेरिका के अंदर अवाम अब जंगों से बेजार थे, और उसी की वजह से मेगा मूवमेंट जो है वो पॉपुलर हुई, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। जी। और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने इराक और अफगानिस्तान की सड़कें नहीं बनानी, हमने अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक एंटी वार उम्मीदवार बन के उभरे थे। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूं। पिछले 12 साल जो जाइनस जो लॉबी है वो मुसलसल इसका इसका इजहार जो है हमारे पिछले साबका वजीर खारजा टोनी बिल्किन साहब ने किया था कि 12 साल इजराइल कोशिश करता रहा है कि अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट के अंदर फंसाया जाए। तो वो तो नहीं आए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अल्टीमेटली उनके ज्यादा करीब है। बीबी नेतन्याहू ने जो प्लान सामने रखा और उस पर अमेरिका ने समझा कि शायद दूसरा वेनेजुएला है, इसकी ट्रॉफी विन करनी चाहिए, तो वो एक तीर से दो शिकार करने के चक्कर में बिल्कुल मिडिल ईस्ट गए। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो ये जंग अमेरिका के अंदर बहुत अनपॉपुलर थी। इस जंग से पहले भी इन्फ्लेशन, अगर मैं ये बात करना चाहूंगा कि कोविड के बाद अभी तक सप्लाई चेन पूरे तरीके से बहाल नहीं हुआ था, और दरमियान में ये इंटरप्शन आ गई, जिससे महंगाई का एक नया तूफान पूरी दुनिया में आया, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब बेजार हैं लोग, लेकिन आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इन सारी कोशिशों को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक फेस सेविंग दी है और मदद कर रहा है। और अभी तक पाकिस्तान मदद कर रहा है। ये सिचुएशन खराब हुई ट्रंप की उस धमकी के बाद, तभी पाकिस्तान ही ने इसको संभाला। लेकिन सर एक और चीज़ जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो सारे इस चीज़ को रोक सकती है, डेडलॉक ला सकती है, वो इजराइल का किरदार है। अब मैं चाहूँगी कि थोड़ा आपसे साजिद तारड़ साहब हम इजराइल को अभी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपका सदर ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है। तो सर ये ट्रंप के नेतन्याहू को कॉल करके वो अल्फाज जो ज़ाहिर नशर नहीं किए जा सकते, उसके बारे में भी हमने सुना। फिर जेडी वेंस कहते हैं कि इजरायली हुकूमत पर तनकीद को यहूदियों के खिलाफ तनकीद ना समझा जाए। तो क्या इसे इजराइल के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली का एक आगाज़ समझा जा सकता है इस सारे मामले को, ख़ासतौर पर नेतन्याहू को लेकर? सर देखिए, मैं इस जंग के अंदर ये रीसेंट अभी मैं बल्कि इसमें गाजा को भी इंक्लूड करना चाहूंगा। जी जी। जंगें 3 मुल्कों ने लड़ी हैं, लेकिन जीता मेरा वतन अजीज है पाकिस्तान। आज दुनिया पे एक नई एशिया की पावर बन के उभर रहा है। बेशक। लेकिन इसमें इजराइल का लॉस क्या है? गाजा से लेकर आज तक सबसे ज्यादा लॉस ये है उनका कि अमेरिका के अंदर पब्लिक ओपिनियन चेंज हुई। बीबी नेतन्याहू आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स समझा जाता है। गजा के रिजल्ट के बाद ममदानी साहब ने न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीता, जिसमें 3% वोट जो है वो यहूदी लॉबी ने भी दिए। यहां मैं एक और बात जेडी वैंस साहब की बात से एग्री करना चाहूंगा। जाइनस लफ्ज एक और है, यहूदियत एक लफ्ज और है। सारे यहूदी बुरे नहीं है, लेकिन जो जाइनिस्ट है वो एक ऐसा उनका ड्रीम है। और बीबी नेतन्याहू बिल्कुल मोदी साहब की तरह लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है। इस वक्त वहां पे इलेक्शन की आमद है। नफ्ताली बेनेट एक नए उम्मीदवार बन के उभर रहे हैं, और दुनिया सुख का सांस लेगी अगर कोई ऐसा लीडर वहां पे आता है जो खुद भी चलिए, नेतन्याहू का तो आपने बता दिया कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा है, लेकिन ट्रंप की अक़वामी मकबूलियत जो है वो भी तो 37% तक गिर चुकी है ना। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स की इंतखाबी मुहिम जो है उसको मुतासर कर सकती है मिड टर्म इलेक्शंस की? सर जब हम बात करते हैं, मैं इसमें किसी हद तक एग्री और डिसएग्री करूंगा। अच्छा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मकबूलियत नीचे है, लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये है कि डेमोक्रेट पार्टी के पास कोई बड़ी लीडरशिप मौजूद नहीं है। ये उनकी खुशकिस्मती है। दूसरा, उसमें बात ये बहुत बड़ा सवाल होगा मिड टर्म इलेक्शंस में नवंबर में कि अमेरिका ने इस जंग में से क्या खोया क्या पाया। अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरी डील ओबामा की डील से बेहतर होगी, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैं उसके
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास कम खत्म हो गया था। सारे तार ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। रिपब्लिकन रहनुमा की गुफ्तगू जी आप सुन रहे थे। मुश्किलात हो सकती हैं ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन के दौरान, वजूहात क्या हैं वो सारे तार साहब हमें बता रहे थे। अब प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करने जा रहे हैं कराची के शॉपिंग सेंटर गुल प्लाजा कराची में होने वाली आतिशज़दगी की, जिसमें सरकारी तौर पर जीते जागते 73 अफराद जलकर राख हो गए थे। जी हाँ, सरकारी तौर पर मैंने इसलिए कहा कि सही अदाद शुमार अभी भी बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि छुपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे हैं। नाज़रीन, 36 से 38 घंटे तीसरे दर्जे की जो आग थी, इसमें 23 जिस्म तो ऐसे राख हुए कि उनकी शनाख्त तक ही मुमकिन नहीं रही। इनमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, दुकानदार और ख़रीदार भी थे। नाज़रीन, ये जो सानिया था इससे पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया और मुल्क के सबसे बड़े शहर में हंगामी तौर पर उठाए जाने वाले इक़दाम पर वो सवाल खड़े किए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। इस सानहे की अब तक 2 बड़ी इंक्वायरीज हो चुकी हैं। एक इंक्वायरी कमेटी कमिश्नर कराची और आला पुलिस ऑफिसर आज़ाद खान पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी इंक्वायरी जो है वो जुडिशल कमीशन ने 7 अप्रैल को मुकम्मल करके सिंध हुकूमत के हवाले की, जिसे ताहाल पब्लिक नहीं किया गया। ताहम आज सानहा गुल प्लाजा का जो चालान है वो मीडिया में खबरों की सूरत में ज़रूर सामने आया और इस चालान के मुताबिक गुल प्लाजा की अंजुमन के रहनुमाओं तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अम्मार, इस्माइल अमीन, मोहम्मद रमज़ान और नेमतुल्लाह को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकब करार दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है इसको इस्तगासा ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया है और साथ में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक करने की हिदायत की गई है। साथ ही गुल प्लाजा के इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स की CCTV फुटेज के शामिल न होने पर भी सवाल उठाया गया है। इतराज़ इस पर यह भी लगाया गया है नाज़रीन कि पुलिस ने फूलों की जो दुकान थी उसके इर्द गिर्द से किसी चश्मदीद गवाह को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इतने अहम मामले की ऐसी नाकिस और कमज़ोर तफ्तीश ने सभी को हैरान और कराची पुलिस की अहलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कराची से। हमारा रहे हैं ऑल कराची ताज इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ ज़ाहिर है हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगर उनकी समझ में कुछ चीज़ें आई हुई हों तो वो ज़रूर हमें बताएं। हमारे ताहा उबैदी भी हमारे साथ होंगे, ब्यूरो चीफ GTV कराची, लेकिन अतीक मीर साहब से हम पहले बात करेंगे। अच्छा अतीक मीर साहब, पहले तो आपके वक्त के लिए शुक्रिया। सर ये फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर है जब हम सानिया गुल प्लाजा की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ सेफ्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई, नाजायज़ दुकानें यहाँ पर बनाई गई थीं, आग बुझाने के जो आलात थे जिन्हें फ़ाल होना चाहिए था वो फ़ाल नहीं थे। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आपको ये खदशा था कि चालान में सिर्फ यूनियन रहनुमाओं के नाम शामिल किए जाएंगे? देखिए, क्या फायर ब्रिगेड का लेट आना, इसमें यूनियन रहनुमाओं की कोई जिम्मेदारी थी? आने के बाद पानी ना होना, क्या यूनियन रहनुमाओं की जिम्मेदारी थी? रेस्क्यू टीम का मौजूद ना होना, क्या इसके जिम्मेदार यूनियन के लोग थे? अब फिर उसके बाद 5-6 रोज तक लाशों का जलते रहना, गोया जंगल की आग, क्या इस पर यूनियन के लोगों की जिम्मेदारी थी? मैं ये समझता हूं कि आग लगने से पहले भी सरकार की ये जिम्मेदारी होती है। सिविल डिफेंस का इदारा उसके पास है, उसके अलावा दीगर इदारे जांचते हैं कि आया यहाँ प्रॉपर इंतजाम हैं या नहीं, उसकी सजा देते हैं। और बहुत सारी चीजें जैसे आप देखते हो कि दीगर वायलेशन की सूरत में इदारे आके अपने इस्तेकाक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या वजह है? यहाँ बाद में सब कुछ याद आ गया कि इसमें इजाफी दुकानें भी थी, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स मुनासिब हद तक नहीं थे, या इसमें दीगर जो रास्ते कम थे, या दीगर बहुत सारी बातें। ये सब कुछ आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप थे कहाँ? और उस आग लगने के बाद मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मैं उस वक्त जब ये इसकी इंक्वायरी शुरू हुई तो मैं यही समझता था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि ये अपने लोगों को इसका जिम्मेदार करार दे। ये बल्ली ताजरों के सरी आनी थी और आ गई। इनकी कोशिश है हमेशा, आप देखिएगा, आप भी इस मुल्क में और आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, आपने भी देखा कि जब कभी भी एक तरफ अवाम और एक तरफ सरकार, जब कभी कोई इंक्वायरी होती है तो कोशिश पूरी ये की जाती है कि सरकारी इदारों को बचाया जाए। देखिए, आज भी उन जरूरतों को पूरा नहीं किया गया कि कहीं आग लगे
تو فائر بریگیڈ کے عملے کی تعداد کیا ہے. آج بھی 40 سے زیادہ فائر اسٹیشنز نہیں ہیں. آج بھی 45 سے زیادہ فائر بریگیڈز فائر ٹینڈرز نہیں ہیں, جبکہ ضرورت 200 کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر غفلت کے سامنے آنے کے بعد آپ نے بھی تو اپنی اصلاح نہیں کی. آج بھی آگ لگے, اللہ نہ کرے گل پلازا کی طرز کی آگ لگے, تو حکومت نے سیکھا کیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اب کیا سیکھنا چاہیے تھا, کیا اقدامات ہونے چاہیے تھے؟ کوئی آپ سے میٹنگز ظاہر ہوئی ہوں گی, کوئی آپ نے سجیشنز دی ہوئی ہوں گی, ان پر میں آؤں گی. امیر صاحب, آپ کی اجازت سے میں طہا عبیدی کے پاس جانا چاہوں گی. ظاہر ہے وہ سارے مسئلے کو, سارے سانحے کو انفیکٹ کور کرتے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی جانتے ہیں جو منظر عام پر بھی نہیں آئی ہیں. تاہا یہ اتنا ہائی پروفائل کیس اور ایسا کمزور چالان, کیونکہ گل پلازا یونین رہنما جن کے نام چالان میں آئے ہیں ان کے حوالے سے تو کوئی مضبوط شواہد بھی نہیں ہے, تو یہ بہت عجیب چیز نہیں ہے اس طرح کا چالان تاہا؟ جی بالکل, سندھ حکومت جس طرح کام کر رہی ہے اسی طرح سندھ پولیس بھی کام کر رہی ہے. کل تک یہ پاستہ صاحب جو ہے یہ سندھ حکومت کے وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے, تمام تر تاجروں کو ریلیف دلا رہے تھے, اور آج یہ ملزم بھی ہو گئے پولیس کے چلان کے مطابق. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جب مقدمہ درج ہوا تھا اسی وقت ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا, جب ایف آئی آر کو سیل کیا گیا تھا تو ہی ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جو تفتیش ہے اس میں ہیر پھیر شروع ہو جائے گی. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں جو نومینیٹ کیا گیا تھا اس میں کچھ نامعلوم افراد رکھے گئے تھے کہ جب انویسٹیگیشن ہوگی اس کے نام اس کے بعد ڈالے جائیں گے. تو پاستہ صاحب کو تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ ملزم قرار دیے گئے, اور یونین کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اس مقدمے میں ملزم قرار دیے گئے. جب حکومت نے, جب پینک تھا, لوگ وہاں تاجر برادری جمع تھی, احتجاج ہو رہی تھی, کراچی چیمبر والے احتجاج کر رہے تھے, یہ عتیق میر صاحب بھی بیان دے رہے تھے اس وقت بڑا حکومت کے خلاف, لیکن اس کے بعد کسی نے اس کیس کو فالو اپ نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جب لائعمل حکومت کا نظر آیا اور چلان میں آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو ملزم بھی قرار دے دیا, تو اس کے بعد اب سندھ پولیس کی کارکردگی تو سب کے سامنے ہی. اور میں نہیں تاہا, یہ جو تاہا ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جس کی رپورٹ جو ہے حکومت کو دے دی گئی تھی, اب وہ رپورٹ ساتھ لگانا تو بڑا ضروری تھا نا, کیونکہ آج اعتراض بھی پروسیکیوشن نے اسی کے اوپر کیا ہے. تو کچھ اس رپورٹ کے حوالے سے میں بتائیے, اس میں ایسا کیا ہے کہ چھپائی جا رہی ہے ابھی تک؟ آپ نے 3 رپورٹس کا ذکر کیا. سب سے پہلی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, کمشنر کراچی کی سربراہی میں ایک تیار کی گئی تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر 10 روپے کے آٹے اور چاول کا جب ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو اسٹوروں پہ چھاپے مارتے ہیں. اتنی بڑی عمارت ہے, اس کے چاروں طرف کے دروازے بند ہو گئے اور اسسٹنٹ کمشنر کو پتہ ہی نہیں ہے, جو علاقائی پولیس ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. فائر بریگیڈ نے اپنی رپورٹ جو دی ہے وہ پڑھی نہیں گئی ہے. کمشنر کراچی کی رپورٹ کو تو تاجر برادری نے اسی وقت رد کر دیا تھا. پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی سربراہی میں جو ڈی آئی جیز تھے ان کی سربراہی میں ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس دکان پہ آگ لگی تھی اس کی غفلت تھی, اس کی کمی کوتاہی تھی, اور فائر بریگیڈ بھی ٹھیک تھی, حکومت بھی ٹھیک ہے, پولیس بھی ٹھیک ہے. غلطی پہ کون ہے؟ غلطی پہ وہ تاجر ہیں جو کراچی میں کروڑوں روپے کا کام کر رہے ہیں. پھر جوڈیشل کمیشن ایک بنا, جوڈیشل انکوائری کنڈکٹ کی گئی, اس میں تمام تر لوگوں کے بیان لیے گئے, تاجروں کے بیان لیے گئے, عینی شاہدین کے بیان گئے. اس میں جن لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جن اداروں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, وہ پرچے ہی غائب کر دیے گئے. میں آپ کو بتاؤں سی سی ٹی وی بھی نہیں لگائے گئے, سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی نہیں ہے اس میں چالان میں. جی بالکل, یہ 11 سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے پاس موجود ہے, وہ میں نے بھی دیکھی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب سے پہلے جس دکان پہ آگ لگی تھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اس کے اندر جو بچے وہاں کھیل رہے تھے ان کی بھی فوٹیج وہاں پر موجود ہے پولیس کے پاس, لیکن پولیس نے آگے نہیں دی. کیا وجوہات ہیں کیا نہیں ہے یہ تو حکومت بہتر جانتی ہے اور پولیس بہتر جانتی ہے. البتہ جو جوڈیشل کمیشن نے انکوائری بنائی تھی اس میں سول ڈیفینس, فائر فائٹرز, ہاں, لیکن وہ رپورٹ جو ہے اب اس کی جوڈیشل کمیشن کی وہ سامنے نہیں آ رہی ہے. سی سی ٹی وی بھی ظاہر ہے. عتیق میر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ سی سی ٹی وی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جن میں صحیح جو اصل ذمہ داران ہیں ان کی جانب رخ ہو سکتا تھا تفتیش کا, اس لیے وہ چھپائی جا رہی ہے؟ اور دوسرا عتیق میر صاحب, اب مجھے بتا دیجیے گا کہ اب آپ کا لاہ عمل کیا رہے گا تاجران کا, کیونکہ ظاہر ہے آپ سب کو ہیڈ کرتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. تو اگر آپ ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہوگا تو پھر کچھ ریاکشن آپ نے سوچا ہے کہ کیا ریاکشن آپ کو دینا ہے, یہ لاہ عمل کیا اپنانا ہے؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ جب ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ملبہ کس پہ ڈالنا ہے, کس کو بلی چڑھانا ہے, تو پھر وہ تمام ایویڈنس
جو موجود ہوتے ہیں سرکار کے پاس, سرکاری اداروں کے پاس, وہ چھپا دیے جاتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اب میڈیا کی خبریں ماضی میں بھی ہیں اور واضح طور پر آپ کو سرکاری تفتیش کے معیار کا پتہ ہے. باقی یہ بات میں کہہ دوں, اگر یہ ظلم, زیادتی, یک طرفہ اگر یہ انکوائری ہوگی اور یہ ایسوسیشن کے اوپر بات ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو سارے شہر کے تاجر چراغ پا ہوں گے, سارے شہر کے تاجر سراپا احتجاج ہوں گے. اور اتنا آسان نہیں ہے, یہ ہڈی نگلنا اتنا آسان نہیں ہے. نہیں, لیکن میر صاحب بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے اور خود شفاف, میر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں اس میں ایڈ کر دوں. طاہر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. میر صاحب نمائندہ ہونا چاہیے تھا. میں میر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, میر صاحب گل پلازا یونین اور وہاں کے دکانداروں نے بھی تو زیادتی کی نا, کیونکہ 179 اضافی دکانیں تھیں وہ قائم کی گئیں, اور اگر وہ قائم رہیں, چلیں قائم کر ہی لے گئی تھیں, تو اس کا مطلب یہ کہ یونین ان کے قائم رہنے کا سبب بنی. اور یہ سبب جو ہے یہ بلا سبب تو نہیں ہوا نا. کراچی تاجر اتحاد اس پر کیا کہتا ہے, یہ میں اصل میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سارے الزامات اور ساری انفیکٹ جو تحقیق کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں. دیکھیے میں ایک بات کہتا ہوں, ایک ملزم تھانے سے بھاگ جاتا ہے, ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ تھانے دار ہوتا ہے یا پولیس ہوتی ہے. اسی طرح ایک عمارت غلط بنتی ہے, ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ایس پی سی اے ہوتا ہے. اگر کچھ دکانیں اضافی بن گئی تھی, وائلیشن ہے, غلط ہے, اس کی روک تھام کس نے کرنی تھی؟ پھر ایسا بھی نہیں کہ یہ کام راتوں رات ہو گیا, ایسے بھی نہیں کہ یہ کام کل ہی ہوا تھا. اگر یہ اس کو کئی دہائیاں گزر گئی تو پھر اداروں نے یقیناً غفلت کی ہوگی, مجرمانہ طور پہ اسے نظر انداز کیا گیا ہوگا. یک طرفہ طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ دکانیں غلط تھیں اور اس کا صرف یونین ذمہ دار ہے, اس میں دیکھیں جن وائلیشنز کے روک تھام کے ادارے موجود ہیں, جی اس وائلیشن کی ذمہ داری ان پر بھی آتی ہے. اگر آپ نے یونین کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کسی بھی کوalition کا, تو ان اداروں کو بھی تو کٹہرے میں لائیں گے. چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں طاہا سے. طاہا مجھے یہ بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ بھی تو ظاہر ذمہ دار بنتی ہے نا. میر صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ لوگ کہاں تھے جس نے پلٹ کر خبر ہی نہیں لی کہ یہ دکانیں یہاں پر بن گئی ہیں, کیسے بن گئی ہیں, رستہ رک گیا ہے, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کوئی لائک گل پلازا کوئی چھوٹا ایک شاپنگ سینٹر تو نہیں تھا نا کہ اس کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. بالکل, اس میں تو تاجر جو برادری ہے اس کی بھی کمی کوتاہی اور غفلت ہے. وہ اس لیے کہ تنویر پاستہ اس عمارت کے صدر تھے. جب عمارت میں دکانیں بن رہی تھی تو گھر سے ہی غیر قانونی کام شروع ہوا نا, جب دکانیں بننا شروع ہو گئیں. اور آپ کو نہیں پتا کہ سندھ کا حال کیا ہے, 2-3 لاکھ روپے تو یہاں پہ چھتیں ڈلنا شروع ہو جاتی ہیں, دکانیں تعمیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اداروں کی کمی کوتاہی غفلت ہے, لیکن گھر کی طرف سے بھی تو انہوں نے بھی تو ڈیمانڈ کی ہے نا کہ اس عمارت میں مزید دکانیں بننی چاہیے. نہ ان کے پاس نقشہ تھا, نہ ان کے پاس کوئی قانونی کام تھا. اس کے بعد انہوں نے رشوت دی اور دکانیں تعمیر کر لی. اس میں یہی کہتا ہوں کہ جو تاجر برادری ہے وہ تو ذمہ دار ہے, لیکن جو حکومتی سطح پر جو اقدامات کیے گئے ہیں, یا آگ لگنے کے بعد جو فائر بریگیڈ کا کام ہونا چاہیے, سول ڈیفنس کا کام ہونا چاہیے, ڈی سی اے سی کا کام ہونا چاہیے, انہوں نے بھی اپنا کام پورا نہیں کیا. تو یہ آپ ایک عمارت کو نہیں روئیں, بلکہ آپ اس المیہ کو, اس کراچی کو روئیں کہ کراچی میں اس طرح کی ایک عمارت نہیں ہے. آج ہم اس آگ کو رو رہے ہیں, کل کو کسی اور عمارت میں آگ لگے گی تو ہم کسی اور نئی عمارت پہ یہی بات کر رہے ہوں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن میں کمی کوتاہی ہو گئی. لیکن کراچی کی عمارتوں کا اور سارا ملبہ جو ہے وہاں پر جو موجود تاجر ہیں ان کے اوپر ڈال رہے ہوں گے, تو اس میں تاجر اتحاد کیا کر رہا ہوگا؟ عتیق میر صاحب علی شاہ نے کئی دفعہ سروے کروائے, جی اس کے باوجود بھی ابھی تک عمارتوں کے سروے مکمل نہیں ہوئے. عتیق میر صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ابھی یہ جو ہوا ہے, جو چالان میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ زیادتی ہے, ہم تو یہ صریحاً زیادتی ہے انفیکٹ, تو اس پر اب آپ لوگوں کا لاہ عمل کیا ہوگا کہ اس چیز کو روکا جا سکے, اور جو ذمہ داران جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں ذکر تو ہو ایٹ لیسٹ چالان میں ہی صحیح. دیکھیے یہ نیتے لوگ نہیں ہیں, ان کے پیچھے پورا شہر ہے, پورے شہر کے تاجر ہیں, بلکہ پورے ملک کے تاجروں کی آواز ہیں ہم. اور اتنا آسان نہیں ہے کہ ادارے اب خود تو پاک شفاف ہو جائیں اور تاجروں کو اس کی آپ بھیڑ چڑھا دیں. یہ آسان نہیں ہے, ایسا کر دیکھیں. اس لیے کہ ہم بھی اپنی صفوں میں اتحاد رکھتے ہیں, ہم بھی آواز رکھتے ہیں, اور میڈیا سب سے بڑی بات ہماری آواز ہے. کوئی ظلم, کوئی زیادتی ہو, باقی طاہا نے ٹھیک
कहा कि वॉयलेशन में हम शामिल अगर हों, हम एतराफ करते हैं कि हमारे लोग अगर वॉयलेशन में शामिल हो तो फिर इनकी सजा भी बनती है, उनकी भी सजा बनती है जो उस वॉयलेशन की रोकथाम के जिम्मेदार हैं। वरना देखिए, एक हाथ से कभी ताली नहीं, राशि रिश्वत देने वाला, रिश्वत लेने वाला, दोनों को जिम्मेदार ठहराए। मैं समझता हूँ अगर वहां कोई गलत तामीरात थी और उसकी सरपरस्ती एसबीसीए ने की है जी जी या उसमें कोई रकम ली है जी। गलत तरीके से, तो दोनों को मुरीद इल्जाम ठहराएं, लेकिन एक इदारे को बचा लिया जाए और ताजरों को सजा दी जाए, ये हम होने नहीं देंगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये करके देखेंगे। ठीक है जी, हमारे करके हाथ देखने बदलते वाले हैं। नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि हम नहीं देंगे। अतीक मीर साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। फरमा रहे थे कि ताजिरों से जो ज़्यादती हुई है सानहे को लेकर जो चलान पेश किया गया है उसमें जो चीज़ें कही गई हैं, जो हुकूमत या जो लोग ज़िम्मेदारान हैं करना चाह रहे हैं, उसको वैसे नहीं होना दिया जाएगा। ताजिर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे। ताहा उबैदी हमें बता रहे थे कि जी क्या क्या चीज़ें और क्या क्या गफलत सामने आई है इस चालान के बाद, जो चीज़ें हम कह सकते हैं कि मिसिंग हैं, वो चीज़ें हमें ताहा बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब आपका। ताहा आप हमारे साथ थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाते जाते प्रोग्राम में जिक्र करेंगे बरतानिया की सियासत में एक बड़ी तब्दीली का, जो आज आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में मुसलसल नाज़रीन शामिल रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। वो 2024 के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही उनकी मकबूलियत का ग्राफ निचली तरीन सतह पर आ गया, जिसके बाद उनकी पार्टी से ही उन पर मुस्तफ़ी होने के लिए दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो मौजूदा दहाई में मुस्तफ़ी होने वाले छठे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं। बरतानवी मीडिया ये कहता है कि सर कियर स्टारमर ने वीकेंड पर चेकर्स में अपने अहल खाना के साथ सियासी मुस्तकबिल पर मुशावरत की और आज पीर के सुबह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर दिया। वो एक ऐसे वक्त में बरसरे इक़्तिदार आए थे जब बरतानिया की सियासत अफरा तफरी का शिकार थी। उन्होंने मुल्क को मुस्तहकम और पायदार क़यादत देने का वादा किया था, लेकिन मई में स्कॉटलैंड और वेल्स के ख़राब बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद लेबर पार्टी में उनके दोस्तों की तादाद तेज़ी से घटना शुरू हो गई और उन पर दबाव जो है वो बढ़ता चला गया। राय आमा के जो मुख्तलिफ सर्वेज़ हैं वो भी उनकी मकबूलियत की शरह को कम तरीन सतह पर दिखाते हैं। बरतानवी मीडिया कहता है कि उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए उस लॉर्ड पीटर मेडिसन को अमेरिका में नया सफ़ीर मुकर्रर करने का खतरा मोल लिया, जिन्होंने सज़ा हो जाने के बावजूद बदनामी ज़माना जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात बरकरार रखे। ये जो मुतनाज़िर सफ़ारती तैनाती थी, इसके साथ साथ इब्तदाई तौर पर ईरान अमेरिका जंग में पहले इनकार और फिर मौक़िफ़ बदल कर बरतानवी अड्डों को अमेरिकी दिफाई हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर भी हमने देखा कि उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। लेकिन ग्रीन इन्वेस्टमेंट के वादे से पीछे हटना, सोशल वेलफेयर में इस्लाहात, वरासती टैक्स में तब्दीलियों में नाकामी और फ्रांस से इंग्लिश चैनल अबूर करने वाले गैर कानूनी तालिकीन वतन को न रोक पाने ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से उनका रहना मुश्किल कर दिया था। फिर यूक्रेन और ईरान की जंगों की वजह से भी तवानाई बहरान, महंगाई में इजाफा और लेबर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं, उन्होंने लेबर के वोटर्स को नाइजल फराज की रिफॉर्म यूके की जानिब माइल कर दिया और बिल आखिर से स्टारमर को आज इस्तीफ़े का ऐलान करना पड़ा। नाज़रीन, हमें भी अब ऐलान करना पड़ेगा शो के इख्तिताम का। कल फिर बात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।